ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन, मैं बतलाते चलूंगा आप सभी को कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद लास्ट में हम लोग आधा घंटा के करीब आप सभी का क्वेश्चन और जो डाउट्स है वो ले लूंगा आधा से 1 घंटा के बीच में लास्ट में। ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा आज का डिस्कशन का। ये जो चीज़ है, सिलेबस हमारा देख सकते हैं, हिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है। विजुअल है स्क्रीन आप सभी को? कोई तो बताइएगा या आप लोग को दिख रहा हो तो। स्क्रीन नहीं दिख रहा आप सब किसी को भी? स्क्रीन नहीं दिख रहा है किसी को भी? जैसे मैं अभी सिलेबस खोला हूँ तो आप सभी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन? बहुत ब्लर है स्क्रीन, नॉट शोइंग। ठीक है। क्या किया जा सकता है इसका? उपाय क्या हो सकता है? छोड़िए, स्टॉप करते हैं हम लोग, ऐसे ही डिस्कस करते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। आप सभी लोग क्या करिए, सिलेबस, पेन पेपर आप लोग अपने पास रखिए। मैं बोलते जाऊंगा, आप लोगों को नोट करना है। ठीक है। ठीक है। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप सभी पेन पेपर रखिए अपने पास, नोट करते जाना है। चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करते, बहुत अब सेशन हमारा बहुत लेट हो चुका है। तो सेक्शन ए जो है हमारा हिस्ट्री का, पेपर 3 में, उसमें एंशियंट इंडिया पहले है। ठीक है। एंशियंट इंडिया में आप देखेंगे तो लगभग 11 टॉपिक है। 11 टॉपिक है एंशियंट इंडिया में, जिसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 4-5 ही हैं इसमें, जिसको आप सही करना है। पहला है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। नोट करते चलिएगा, पेन पेपर रखिए अपने पास और नोट करते चलिएगा। तो पहला क्या है? पहला हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसमें ओरिजिन, एंटिक्विटी, एक्सटेंट, ऑथरशिप एंड मेन फीचर्स। इसमें नॉर्मली क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करते करते चलेंगे। एक तो हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, और इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। मेनली तो जेपीएससी में अभी तक इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे यदि क्वेश्चन आता भी है तो संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी कि मेन फीचर्स और इसके ओरिजिन को लेकर के जो जो थ्योरी है, वो सारी चीज़ें आएंगी। और इसका एक्सटेंट मतलब क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म क्यों हो गया, इसको इसके इसको लेकर के भी 3-4 थ्योरी हैं। तो वो भी आप कर लेना है, नोट करते चलिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या करना है आपको, इसका ओरिजिन को देख लेना है, उसका मैपिंग करना है आपको कि कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंट था। ठीक है। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स क्या क्या हैं। तो वो तीन मतलब इसका एक आप लोग सिनॉप्सिस या नोट्स बना के रख लेना है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओरिजिन ऑफ आर्यंस, जो कि पिछला 11 to 13 जेपीएससी में पूछ लिया गया है। तो इस बार पूछने की संभावना कम है, इसको आप छोड़ सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत इसको देख लेना है, लेकिन छोड़ सकते हैं, सीरियस कैंडिडेट जो है छोड़ सकते हैं इसको, ओरिजिन ऑफ आर्यंस को। पहला इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा जो ओरिजिन ऑफ आर्यंस है उसको आप छोड़ सकते हैं। तीसरा जो है वैदिक लिटरेचर, हाँ इसको अच्छे से करना है, वैदिक लिटरेचर को करना है। सोसाइटी वैदिक टाइम में कैसी थी, ऋग्वैदिक टाइम में, और ऋग्वैदिक से लेकर के वैदिक टाइम में किस प्रकार सोसाइटी में चेंज आया, किस प्रकार इकोनॉमी में चेंज आया, किस प्रकार रिलीजन में चेंज आया। वो सारी चीज़ों को आपको कंपेरेटिव एनालिसिस पूछा जा सकता है। ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या हुआ, एंटिक्विटी एंड स्टेटिफिकेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर। क्या है, एंशियंट पीरियड का जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा इंपॉर्टेंट हुआ, पहला और तीसरा। इसमें क्या देखना है आपको, वैदिक लिटरेचर देखना है, सोसाइटी देखना है, इकोनॉमी देखना है, और रिलीजन देखना है आपको ऋग्वैदिक पीरियड में। और ऋग्वैदिक पीरियड से वैदिक पीरियड में हम लोग जब पहुंचे हैं तो क्या क्या ट्रांजिशन हुआ है इन क्षेत्रों में, तो आपको ये भी दिखलाना है, क्या क्या चेंजेज आए हैं ये भी बतलाना है आपको। ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, आंसर लिखते वक्त या सिनॉप्सिस बनाने वक्त कर सकते हैं आपकी आप मैपिंग कर सकते हैं कि कौन से रीजन में वैदिक कल्चर हमारा फैला हुआ था, इसके टाइमलाइन को दिखला सकते हैं, इंपॉर्टेंट रीजन को दिखला सकते हैं। ठीक है।
ये आप थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हैं चीज़ों को। और कंपेरेटिव एनालिसिस जब भी आए तो क्या करना आपको, नॉर्मली बीच में लाइन, पेज के बीच में लाइन खींचिए, इधर वैदिक पीरियड लिखिए, इधर वैदिक पीरियड लिखिए, और दोनों के डिफरेंसेस को बतलाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है। फिर इसका चौथा टॉपिक आता है लिच्छवी एंड देयर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आज अभी तक पूछा नहीं है जेपीएससी, जिसकी वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लिच्छवी हमारा। तो लिच्छवी एंड देयर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिएगा। तो उसके बाद है द राइज ऑफ मगधन एम्पायर। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता है हमको, द राइज ऑफ मगधन एम्पायर। इसमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ सके मुझे नहीं लगता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, द राइज ऑफ मगधन एम्पायर। छठा जो है द मौर्याज, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको। द मौर्याज, द एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, कलिंगा वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट, अशोका, धम्माज पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्क एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो द मौर्य जो आपका टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोगों ने 3 टॉपिक आपको बताया इंपॉर्टेंट। पहला आईबीसी, दूसरा वैदिक पीरियड, उसके बाद लिच्छवी हो गया, और उसके बाद मौर्याज। मौर्याज को कर लेना अच्छे से। इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है कि एलाबोरेट द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर ऑफ मौर्याज, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ कलिंगा वार, describe the Ashoka's Dhamma policy and how it contributed the मतलब मतलब किस प्रकार जो धम्मा पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी है अशोका का, उसको किस प्रकार सहायता प्रदान किया कि उसका साम्राज्य और आगे सब सुदृढ़ हो सके। धम्मा पॉलिसी हो गया। आर्क एंड आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, वास्तुकला, मतलब वो सारा चीज अब देख लेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये हो गया आपका। कुषाण के बारे में उतना है नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता हमको कुषाणा के बारे में, आप इसको छोड़ सकते हैं। गुप्ताज इंपॉर्टेंट है, गुप्ताज को कर सकते हैं आप। इसमें इसका लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्किटेक्चर 3 इंपॉर्टेंट है। गुप्ताज में क्या करना है आपको, एक्सटेंट ऑफ एम्पायर देख ही लेना है, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्क एंड आर्किटेक्चर ये इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धना, हर्षवर्धन जो है अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा इससे, तो थोड़ा चांसेस बनता है इससे पूछ ले, तो इस पे भी आप थोड़ा बहुत सबसे बना के रखिएगा। चोलाज, चोलाज भी इम्पोर्टेंट है। और कल्चरल अचीवमेंट ऑफ पल्लवा, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पे, लेकिन 40 मार्क्स का क्वेश्चन बन सके ऐसा मुझे लगता नहीं। हर्षवर्धन के ऊपर बन सकता है, चोला के ऊपर ही बन सकता है 40 मार्क्स का क्वेश्चन। बाद बाकी पल्लवा का कल्चरल अचीवमेंट के ऊपर क्वेश्चन दे मुझे नहीं लगता है, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। आर्यंस की कोई कोई बात कर रहे हैं कि आर्यंस भी इम्पोर्टेंट है, तो आर्यंस पूछ लिया है, आर्यंस के बारे में इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है 13 जेपीएससी में, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसको छोड़ देना है आर्यंस को, आर्यंस को छोड़ देना है। क्या क्या करना है फिर से एक बार आप लोगों को, आप लोग नोट करते चलिए। एंशिएंट पीरियड में क्या करना है आपको, पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लेना अच्छे से। तीसरा जो टॉपिक है एंशिएंट पीरियड का, वो हो गया, मतलब पहला हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा ऋग्वैदिक पीरियड का करना है अच्छे से, लिच्छवी करना है आपको, द मौर्य करना है, सुनते रहिएगा और नोट करते रहिएगा, द गुप्ताज करना है, हर्षवर्धन करना है, चोलाज करना है। ये 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका। फिर से बोलते हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक पीरियड, लिच्छवी, द मौर्याज, द गुप्ताज, हर्षवर्धन और चोलाज, ये आपका एंशिएंट पीरियड में इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। ठीक है, तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। लव जी है जो है वो, मतलब बोलिए क्या आपने नोट कर लिया इसे? मैंने, सर, हाँ बोलिए। सर मैं अभी घर पर नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो वहाँ आप बाद में फिर से सुन के इसको रिकॉर्ड कर, मतलब एक बार वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। स्टॉल वॉर्ड जो है वो बताइए, आपने नोट कर लिया ये? यस सर। हेलो, यस सर, यस सर।
हो सकता है आज थोड़ा मैं फंबल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये सब जो सारी चीज़ें जो है स्टार्टिंग ही है मेरे लिए भी। अ, आप सभी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा बहुत कि कुछ अच्छा कर सकूँ। सर जो ये द राइज ऑफ मगधन एम्पायर जो है हम्म। वो बैकलॉग में पूछा गया है सर वो। तो पूछा गया है इसलिए नहीं पूछा जाएगा अब तो। ये बोले तो अब मैक्सिमम चांस अब इस बार तो नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो, चांसेस तो कम है कि क्वेश्चन रिपीट हो। इसलिए जब हम लोग एनालिसिस करते हैं ना कि मतलब क्या आगे के साल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग छोड़ते हैं। आईबीसी पूछा गया है तो चांस है कि वो पूछे फिर से। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको छोड़ देना पूरा, मतलब 5-6 टॉपिक मैंने बताया कि ये पूछा जा सकता है, पर पूरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन उसके बावजूद भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि एग्जाम में आए तो आप मतलब पूरा ही ब्लैंक ना हो जाए। ठीक है, सर तो तो लास्ट टाइम। ये हाँ ये जो चोला जो है, चोला का भी आप इम्पोर्टेंट बता रहे हैं ना सर? जी। वो 2016 में पूछा है देख रहा हूँ, तो ठीक है, कोई नहीं, कर लो। क्योंकि इम्पोर्टेंट है, चोला पूछा जा सकता है। ओके सर। ठीक है, हम लोग मिडाइवल पे आते हैं, मिडाइवल पे। तो मिडाइवल पीरियड हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लगभग 8 टॉपिक हमारा है मिडाइवल में। तो पहला तो अरब इन्वेजन जो है इम्पोर्टेंट है नहीं, उसको छोड़ सकते हैं। गजनवी का भी इन्वेजन जो है उसको भी छोड़ सकते हैं। दोनों छोड़ ही दीजिए, पूछेगा ही नहीं वो। दिल्ली सल्तनत के ऊपर पूछेगा, तो उसमें मार्केट एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जो कि पूछ लिया है 1-2 बार। मोहम्मद बिन तुगलक का यूटोपियन पॉलिसी, ये भी पूछ लिया है, तो इम्पोर्टेंट है, रिपीट कर सकता है। फिर है मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया, ये नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए इसको। मिडाइवल में मुझे लगता है कि 2 ही 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दिल्ली सल्तनत हो गया, जिसमें मिलिट्री एंड मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक का यूटोपियन पॉलिसी। उसके बाद द रिलीजियस मूवमेंट है, जिसमें सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, और इसी जहाँ जेपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भक्ति मूवमेंट का पूछ सकता है कि एक्सटेंड किस तरह हुआ, ओरिजिन किस तरह हुआ, राइज किस तरह हुआ, पूरे इंडिया में किस तरह फैला, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर क्या पड़ा। तो ये सारा चीज आप सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट को कर लीजिएगा अच्छे से। फिर है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद द मुगल्स, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अचीवमेंट ऑफ शेरशाह सूरी, ट्रांसलेटर मुगल एम्पायर, जागीरदारी मनसबदारी। हाँ, तो ये पूरा बड़ा टॉपिक है द मुगल्स, इसमें भी सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत नहीं करना है आपको। अचीवमेंट ऑफ शेरशाह सूरी करना है आपको। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जागीरदारी मनसबदारी सिस्टम, वो करना है आपको। द मुगल्स में क्या करना है फिर से बता रहे हैं आपको। अचीवमेंट ऑफ शेरशाह सूरी करना है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम करना है, अकबर से रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसी करना है। औरंगजेब का हटाइए, औरंगजेब के ऊपर नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत कट्टर था वो, नहीं पूछेगा वो। फिर है मुगल्स आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग मुगल पीरियड, ये आपको करना है। क्या क्या नहीं करना होगा मुगल्स में, क्या क्या नहीं करना है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत नहीं करना है। कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर नहीं करना है। ये दो चीजों को छोड़ के आप सब करिए द मुगल्स में। और उसका द राइज ऑफ मराठाज है, तो ये तो पूछ सकता है, इसका हमेशा चांस रहता है कि पूछे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मिडाइवल करते हैं तो क्या क्या करना है मिडाइवल आपको। द दिल्ली सल्तनत करना है आपको, रिलीजियस मूवमेंट करना है आपको, और यदि जब आप मुगल एम्पायर के पीरियड का आर्किटेक्चर वगैरह करते हैं तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर उसी में हो जाएगा आपका। द मुगल्स कर लीजिए, द राइज ऑफ मराठा कर लीजिए। क्या करना है, दिल्ली सल्तनत करना है, रिलीजियस मूवमेंट करना है, द मुगल्स करना है, और राइज ऑफ मराठा करना है। ठीक है यार, फिर से बोलते हैं, एक बार फिर से सुनिए आप सभी। दिल्ली सल्तनत करना है, रिलीजियस मूवमेंट करना है, द मुगल्स करना है। द मुगल्स में भी सारा कुछ नहीं करना है इसमें। अचीवमेंट ऑफ शेरशाह सूरी करना है, जागीरदारी मनसबदारी सिस्टम करना, अकबर का रिलीजियस पॉलिसी करना है। फिर मुगल आर्किटेक्चर पेंटिंग करना, इकोनॉमिक कंडीशन करना इसमें।
द राइज ऑफ मराठा में ये कर ही लीजिएगा आप, अचीवमेंट ऑफ शिवाजी वगैरह, एक्सपेंशन वगैरह सारा कुछ। आवाज ब्रेक होता है बीच में, क्या कोई बोल रहे थे? वर्षा जी आप बोलिए, आवाज क्लियर हमारी सेशन में के बीच में होती है या कट जाता है, या आपने आपने सारा कुछ नोट किया कि नहीं? यस सर, क्लियर है। यस सर, नोट कर लिए सारा कुछ। जी जी ठीक है। एक बार कंचन जी हैं, बोलिए आप। आपने नोट किया कंचन जी? बोलिए, आपने नोट नोट किया? कर लिए। हाँ, हाँ जी सर, नोट ठीक कर है। लिए हैं। ठीक है। अब हम लोग मॉडर्न इंडिया जो है उस पर चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड करते हैं सेशन में, क्योंकि बहुत लंबा खींच जाएगा मुझे लग रहा है। तो मॉडर्न पीरियड में स्टार्ट करते हैं, तो इसमें पहला जो है, पहला जो है आपका टॉपिक वो नहीं करना है। मॉडर्न में भी है आपका दो, 10 टॉपिक, 11 टॉपिक लगभग मॉडर्न में। तो मॉडर्न में जो है पहला मन नहीं करना है, रिवोल्ट ऑफ 1857 इंपॉर्टेंट है, वो कर लीजिएगा क्योंकि एलिमेंट 13 में पूछा गया था, उसके बावजूद भी हो सकता है कि पूछ ले फिर से। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो टॉपिक नंबर दूसरा है मॉडर्न में, वो करना है आपको। सोशल रिफॉर्म्स करना है आपको, जो सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये चीज करना है आपको। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रह्म समाज और आपका जो आर्य समाज है, इंपॉर्टेंट है आपका। सोशल रिफॉर्म्स में क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। इसके पहले क्या बताया था आपको, 1857 का रिवोल्ट और ट्राइबल, और मतलब ट्राइबल रिवोल्ट जो है था, वो सारा चीज। दूसरा क्या है, सोशल रिफॉर्म्स है, जिसमें ब्रह्म समाज और आर्य समाज कर लेना आपको। उसके बाद लैंड रेवेन्यू मॉडल जो है हमारा, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल, इसमें परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सिस्टम जो है, ये इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, इसकी ज्यादा चांसेस हैं। क्या है, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महालवाड़ी सिस्टम जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है फिर से देख लेते हैं। 1857 का रिवोल्ट जो है वो, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है ब्रह्म समाज और आर्य समाज। उसके बाद लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सिस्टम। फिर उसके बाद महात्मा गांधी एंड मास पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी बहुत फेवरेट टॉपिक है, हमेशा पूछेगा ही पूछेगा। तो महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मोशन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। तो महात्मा गांधी का जो टॉपिक है पूरे अच्छे से करना आपको, ठीक है। और नैम पॉलिसी जो था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गांधी जी और नेहरू जी का एक खास कर था, वो आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नहीं मॉडर्न में पढ़ने के लिए आप सभी के लिए। तो इसमें क्या क्या है, एक तो आपका एक और टॉपिक ऐड कर सकते हैं, एक सब्सिडरी अलायंस को आप कर सकते हैं ऐड। सब्सिडरी अलायंस की क्या क्या विशेषताएं थी, फीचर्स क्या था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और किस प्रकार सब्सिडरी अलायंस जो था इंडियन स्टेट्स को गुलाम बनाते चले गया, और अंततः जो है इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री से क्या बोलते हैं एक गुलाम कंट्री बन गया। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, मॉडर्न में क्या इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी अलायंस, 1857 का रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, सोशल रिफॉर्म्स में जिसमें प्रार्थना समाज, आर्य समाज। उसके बाद लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सिस्टम। उसके बाद महात्मा गांधी एंड मास पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ नेहरू एंड गांधी जी, ये इंपॉर्टेंट है। इतना ही आपको करना है मॉडर्न में, ठीक है। आप लोग शायद कर लिए हों रिकॉर्ड, मतलब नोट कर लिए हों। पूछ लेते हैं किसी और से, श्रवण जी से पूछ लेते हैं।
श्रवण जी बोलिए, आपने नोट किया? मॉडर्न इंडिया का टॉपिक जो था आपने नोट किया? आपके पास जी आवाज हाँ आ रही सर। है? जी हाँ सर। क्लियर है सारी चीजें? हाँ सर। ठीक है। मैं सबको अलाउ कर देता हूँ, ठीक है? जब मैं पूछूंगा तो कोई भी अनम्यूट करके आप बता दीजिएगा। जो रेज हैंड किए सबको अलाउ मैं कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आवाज तो आ रही है सभी को, नोट कर रहे हैं आपको तो बच्चे। नहीं आ रही हाँ, है। हो सकता है बीच कि में आपका क्या कट नेटवर्क, जाता अच्छा बीच में कट जाता है, है? जी सर। तो हो बहुत सकता है कुछ लंबा लंबा नेटवर्क इशू। टाइम कट जाता है। अच्छा अच्छा, तो बच्चे तो बोल रहे हैं कि उनको सुनाई दे रहा है सारा कुछ, रिकॉर्ड कर, वो नोट कर रहे हैं। सर बस आप ही टेलीग्राम को, में सर्वर ग्लिच भी होता है कभी-कभी, तो इसीलिए नहीं सुनाई देता होगा। तो आप सभी को सुनाई दे रहा है ना, और जो अदर हाँ लोग हैं सर, उनको सुनाई दे क्लियर रहा है? क्लियर है, सुनाई दे रहा है। यस ठीक है, सर, फिर अभी आगे। दे रहा है। ठीक है ठीक। और जो मैंने पहले बताया मॉडर्न वाला, वो आप लोगों ने नोट कर लिया है? यस सर, कर लिया। ठीक। हो सकता है किसी का नेटवर्क इशू हो, तो उनको सुनाई नहीं देता, तो बाद में वो क्या करना है, सेशन को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बाद में वो देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा पूरा रिकॉर्डेड सेशन को। तो हम लोग अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ झारखंड को। जो जो करना चाहते हैं हिस्ट्री ऑफ झारखंड, छोटा टॉपिक इसमें है और अच्छा मार्क्स मिल जाता है संभवतः। मैंने तो ये छुआ नहीं था, मतलब मैंने किया नहीं था, लेकिन जो बच्चे करना चाहते हैं हो सकता है कि वो बहुत बच्चे प्रिपेयर करके रखे हों हिस्ट्री ऑफ झारखंड, तो कर लीजिएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें आदि धर्मा जो है, शर्मा कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइब्स, ये इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन तो पूछता ही है शायद, इसमें हर साल क्वेश्चन आता है इसमें से। दूसरा है बिरसा मूवमेंट, फिर ताना ताना भगत मूवमेंट। ये तीन टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, आदि धर्मा, बिरसा और ताना भगत। सदान का कंसेप्ट और नागपुरी लैंग्वेज का इमरजेंस, चांसेस कम है पूछने का, लेकिन हाँ आदि धर्मा कर लेना है आपको, बिरसा मूवमेंट कर लेना है, बिरसा और ताना भगत का कंपैरिजन कर लेना है। हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरसा मूवमेंट और ताना भगत में क्या डिफरेंसेस था, क्या क्या सिमिलैरिटीज था, तो वो चीज आप एक कर लीजिएगा कंपेरेटिव में। और फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। ट्राइबल रिवोल्ट कर लीजिएगा, आदि धर्मा करना है, ट्राइबल रिवोल्ट करना है, बिरसा और ताना भगत, ये चार इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, सुन लीजिएगा। आदि धर्मा जिसमें सरना कल्ट हो गया आपका, ट्राइबल रिवोल्ट जिसमें संथाल रिवोल्ट हो गया, मुंडा उलगुलान हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता भी है। बिरसा मूवमेंट और ताना भगत मूवमेंट ये इंपॉर्टेंट है, इसका कंपेरेटिव एनालिसिस देख लीजिएगा, सिमिलैरिटीज देख लेना है आपको और डिफरेंसेस देख लेना है, ठीक है? तो ये हमारा जो हिस्ट्री का पोर्शन था, क्या है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने पूरा बता दिया है। तो कोई अनम्यूट करके बताइए कि आपने सारा जो हिस्ट्री का पोर्शन था पूरा वो नोट कर लिया है कि नहीं करना है, कर लिया किया आपने? कोई जो है बता, सावन दुबे जो है वो बताइए, आपने किया, नोट किया? सावन दुबे आवाज आ रही सर है आपको? यस। हाँ सर, आवाज आ रही है सर, नोट कर लिया सारा, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न और झारखंड हिस्ट्री सारा। ठीक है ठीक है ठीक। विशाल कुमार कोई है वो, बोलिए, आपने नोट कर लिया विशाल कुमार? विशाल कुमार आवाज आ रही है आपको? आपने नोट किया? विशाल पांडे आपने नोट किया? अनम्यूट करके बोलिए। अनिकेत गुप्ता आपने नोट किया? यस सर, कर लिया। ठीक। ठीक है, हम लोग अब ज्योग्राफी सेक्शन पे इंटर करते हैं। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी बहुत लंबा है, जो जो बच्चे चाहते हैं कि इसको स्किप करना तो कर सकते हैं, पूरा सेक्शन को स्किप कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का। इसको स्किप करिएगा तो आप
मतलब चांसेस बनते हैं जीएस में कि आप दो सेक्शन को आप स्किप कर सकते हैं। जैसे 4 है टोटल, एक झारखंड का हो गया, एक नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हो गया, एक फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया, एक फिजिकल ज्योग्राफी पूरा वर्ल्ड का हो गया, तो बहुत बड़ा बन जाता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी हम तो कहेंगे स्किप कर लीजिए, छोड़ दीजिए। फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कर लीजिए, और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कर लीजिए, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड भी कर लीजिए जिनको करना है। तो ऐसे मैंने एक सजेशन दिया है, लेकिन फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी में वो नोट करते चलिए, बताते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है पहला, वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स। इंपॉर्टेंट ये दो चीज, वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। वेगनर्स का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स। वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, इससे एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन पूछेगा नहीं क्योंकि जेपीएससी ज़्यादा ध्यान जो है वो कोर कंसेप्ट पे देता है। तो वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसमें आइडिया ऑफ डेविस और पैंक। डेविस और पैंक का जो थ्योरी था इरोजन और जो लैंडस्केप का डेवलपमेंट के लिए, तो वो आपको कर लेना है, आइडिया ऑफ डेविस और पैंक, ये कर लेना आपको, ठीक है। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये पूरा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है 40 मार्क्स का, और बहुत अच्छा है। यदि आप ये क्वेश्चन टैकल करिएगा, लिखिएगा, तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर डायग्राम है, सारी चीज़ें इसमें आपको मतलब इसमें आप कर सकते हैं। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन पूछ लिया है, अब तो पूछ मतलब हो सकता है पूछ ले, 2 बार पूछ चुका है टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन से। क्या मतलब जेपीएससी को क्या लगाव है पूरा इससे पता नहीं, लेकिन 2 बार पूछ लिया है। फिर उसका इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका ओशियन फ्लोर रिलीफ फीचर्स। ओशियन फ्लोर रिलीफ फीचर्स इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है फिर से बता देते हैं। सर तो हो गया फ्रंट्स वेगनस, इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या करंट। फ्रंट्स हाँ, फ्रंट में जब आप करिएगा ना टेम्परेट साइक्लोन, तो उसमें ही सारा फ्रंट आ जाता है। टेम्परेट जी साइक्लोन जब सर। करिएगा ना, फ्रंट का जेनेसिस हो गया, फ्रंटोजेनेसिस हो गया, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेज हैं, 6 स्टेज है पूरा। एक स्टेशनरी फ्रंट बनता है पहले, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रंट बनता है, मतलब फिर कोल्ड फ्रंट बनेगा, फिर वार्म फ्रंट बनेगा, उसके बाद ऑक्यूलेटेड फ्रंट बनेगा। ऑसिलेटेड फ्रंट। हाँ, तो लास्ट ऑक्यूलेटेड फ्रंट के बाद खत्म हो जाता है पूरा वो। तो जब टेम्परेट साइक्लोन जब पढ़िएगा ना, तो फ्रंट उसके साथ ही हो जाता है। टेम्परेट साइक्लोन जब आप उसको एक्सप्लेन करिएगा, तो उसमें पूरा बतलाना होता है प्रोसेस फ्रंटोजेनेसिस का, तो किस प्रकार फ्रंटोजेनेसिस से बतलाइएगा, उसमें साइक्लोन का जेनेसिस पूरा हो जाता है टेम्परेट साइक्लोन का, तो वहां से वो कवर हो जाएगा चीजें। ऐसे तो फिर से बतलाते हैं। एक तो हो गया आपका, एक चीज और ऐड कर लीजिए, इंटीरियर ऑफ अर्थ, भूल गया था मैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ पूछ सकता है। इंटीरियर ऑफ अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। पूछ ले, इस बार भी पूछ दे, कोई भरोसा नहीं है। रेगुलर ना पूछे तो बैकलॉग में पूछ देगा। फिर उसके बाद क्लाइमेट टाइप्स है, कॉपर एंड थॉर्नवेट है, लेकिन लगता नहीं है अभी तक ध्यान गया नहीं है इस पे, तो देखिए, लेकिन इसको छोड़ सकते हैं आप। फिर उसके बाद ओशियन फ्लोर रिलीफ जो फीचर्स है वो इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। अब फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देखना है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होता है, इसको इस सेक्शन से क्वेश्चन करिएगा तो मैपिंग वगैरह का ज़्यादा स्कोप बनता है, डायग्राम का स्कोप बनता है बहुत ज़्यादा। मैंने भी इसी सेक्शन को किया था, तो मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है इसमें। एक तो पहला इंपॉर्टेंट है फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। नॉर्मली क्वेश्चन दे देगा कि एक्सप्लेन एंड एलाबोरेट द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया विथ प्रॉपर डायग्राम एंड एग्जाम्पल। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें अच्छा मार्क्स भी आप उठा सकते हैं। और एक आ सकता है इसके बाद, जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर के बीच का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, वो कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है डिफरेंस वो पूरा, तो वहां से उठा के दे सकता है।
फिर उसके बाद इंडियन ना, ठीक है, इंडियन मानसून तो ठीक है। हाँ, इंडियन मानसून भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन मानसून मैकेनिज्म, ऑनसेट एंड रिट्रीट। मैकेनिज्म क्या, इंडियन मानसून का जेनेसिस का, कहाँ से ओरिजिनेट, मतलब ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, किस प्रकार पूरे देश में पूरा फैल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट टाइप में कॉपेन का देख सकते हैं, लेकिन पूछेगा नहीं है। तो इंडियन मानसून देख लेना आपको, ड्रेनेज सिस्टम देख लेना है हिमालयन पेनिनसुलर रिवर का, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया देख लेना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्पेशली इम्पोर्टेंट की, मतलब यहाँ पे किया है रिफ्लेक्ट, तो इम्पोर्टेंट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कर लेना आप सभी को, इसका इम्पैक्ट कर लेना है। और इसी में फूड स्कैरसिटी या फूड सिक्योरिटी का पूरा जो कंपोनेंट आ जाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन में ही, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेना आप सभी को। उसके बाद इस बार जो क्वेश्चन पूछ लिया है नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर, फॉरेस्ट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से बैकलॉग में मतलब रिपीट कर सकता है, लेकिन इसको कर लीजिएगा सेफर साइड में, जो पूछा है तो एक इम्पोर्टेंस तो हमारा हमेशा बना रहता है कि जो, क्योंकि जेपीएससी का कोई भरोसा है नहीं, हो सकता है फिर से पूछ ले। उसके बाद इम्पोर्टेंट है मेजर सोयल टाइप्स, कल ही बतलाए थे सोयल टाइप्स, आईसीआर का जो क्लासिफिकेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इम्पोर्टेंट है, कर लेना आप। पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, ये करना आपको इम्पोर्टेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। तो क्या क्या इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ में। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या फैक्टर्स है वो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार इंडिया में है, उसका मैपिंग कर सकते हैं कि ज़्यादा डेंसिटी वाला क्षेत्र कौन सा है, ये पूरा एनसीईआरटी में है। डिस्ट्रीब्यूशन भी और डेंसिटी को दिखा सकता है मैपिंग मैप में। यही इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही इम्पोर्टेंट है आपका फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया में। फिर से बतला देते हैं कि फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर का, इंडियन मानसून का मैकेनिज्म ऑनसेट वाला हो गया पूरा, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, फिर नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, मेजर टाइप ऑफ सॉयल्स इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। इतना ही इंपॉर्टेंट है आपका फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। अब नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया जो सेक्शन सी है, उसमें आपका इम्पोर्टेंट क्या है सर? जी? टाइप ऑफ सेटलमेंट। टाइप ऑफ सेटलमेंट तो अभी तो पूछा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता फिर से सोलर पूछा था। रूरल एंड अर्बन का जो सेटलमेंट पूछा था ना सर। अच्छा, पूछा था वो, नहीं मुझे उतना इम्पोर्टेंट लगता नहीं है हमको। इसमें जो इम्पोर्टेंट लग रहा है हमको ना, इसमें इम्पोर्टेंट है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, अर्बन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ये पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि माइग्रेशन वगैरह से जोड़ करके सेटल में क्या ह्यूमन प्रॉब्लम हो रहा है माइग्रेशन की वजह से, तो सेटल, तो वो इम्पोर्टेंट बनता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है नहीं इस बार मुझे लग रहा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। लेकिन जहाँ इस पेपर साइड में आप फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट को लेके चल सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। हम्म। अब हम लोग नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया का जो है उसमें हम लोग मूव ऑन करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये पूरा कर लेना आपको। इसमें जो सारा चीज़ें पूरा कर लेना है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का जो टॉपिक है पूरा करना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसमें टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्री। इसमें वेबर्स का थ्योरी जो है, वेबर का थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसका रेलिवेंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है वेबर थ्योरी के ऊपर, इंडस्ट्रियल जो लोकेशन थ्योरी वेबर्स का है पूरा आ सकता है। मिनरल, इसमें दो ही इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, ये तो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज का पूरा टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये दोनों इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये दो ही इंपॉर्टेंट है भी, ये दो ही इंपॉर्टेंट। बाद बाकी लैंड रिसोर्सेज में तो ठीक है, उसमें बस कोई जो क्रॉप है उसका कल्टीवेशन को लेकर के पूछ सकता है, लेकिन 40 मार्क्स में पूछे ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन दो ही टॉपिक इसमें है, मिनरल और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, दो इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना आपको। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया में, ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री,
डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री में पेपर थ्योरी हो गया, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो सारा कुछ देख लेना है आपको, अच्छे से देख लेना। तो इसमें 2 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सारा कुछ। अब हम लोग मूव करते हैं ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, ठीक है। अब लास्ट ही सेक्शन है, इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है मिनरल रिसोर्सेज ऑफ झारखंड, देयर एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन। और उसके बाद इम्पोर्टेंट आपका है सॉइल टाइप्स एंड फॉरेस्ट, झारखंड का सॉइल टाइप्स एंड फॉरेस्ट और मिनरल रिसोर्सेज ऑफ झारखंड, ये 2 इम्पोर्टेंट है। सॉइल टाइप्स एंड फॉरेस्ट एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ झारखंड इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। उसका इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन कर लेना है आपको, इस क्वेश्चन पूछा था, फिर पूछेगा ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ट्राइबल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, वो इम्पोर्टेंट है, पूरा कर लेना है। और उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड पॉल्यूशन प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है। जो आप अर्बन सेटलमेंट के ऊपर बोल रहे थे ना, वो जो है इससे पूछा गया था, आपका झारखंड वाले से सेक्शन से पूछा गया था। तो झारखंड में क्या इंपॉर्टेंट है, झारखंड में आपका इंपॉर्टेंट झारखंड ज्योग्राफी में मिनरल रिसोर्सेज ऑफ झारखंड, देयर एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन, सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है। और फॉरेस्ट वाला जो सेक्शन है वो, पॉपुलेशन वाला पूरा जो पार्ट है वो पूरा इंपॉर्टेंट है। फिर पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड पॉल्यूशन प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो झारखंड ज्योग्राफी में ये 3 टॉपिक हमको लगता है पूरा इंपॉर्टेंट, आपको करना चाहिए। फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ झारखंड से भी क्वेश्चन आ सकता है क्या सर? फिजियोग्राफी डिवीजन वैसा तो सच मेंशन तो नहीं है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन से लेकर के तो कुछ है नहीं वैसा। सिलेबस में जो मेंशन है उसी पे स्टिक करिए, उधर उधर से जेपीएससी ज़्यादा ज़्यादा इधर उधर जाता नहीं है, सिलेबस का ही वर्डिंग उठा के डाल देता है। तो चलिए आप और मतलब पूरा ये तो हो गया इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। अब आप लोगों के डाउट मैं लेता हूँ, तो आधा घंटा आप लोगों के पास है। जो जो अपना डाउट पूछना चाहते हैं अनम्यूट करके नाम बता के अपना पूछते चलिए। गुड इवनिंग सर, मैं गुड विशाल। इवनिंग जी, बोलिए। सर आपने मीन्स में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था इस पेपर में, और क्या मतलब पैटर्न यूज किए थे मतलब लिखने में? इसमें जो हिस्ट्री का सेक्शन है, हिस्ट्री का सेक्शन में एंशियंट हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो हम लिखे थे, जिसमें शायद पूछा गया था आपका राइज ऑफ आर्य, मतलब आर्यंस के बारे में क्वेश्चन आया था। ओरिजिन था सर, ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस वैली। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था, हाँ इसी के ऊपर था। तो इंडस वैली, कल भी मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं स्टार्टअप, उसमें कर सकते हैं कि उसका टाइमलाइन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, उसका पूरा जो एक्सटेंट है वो एक्सटेंट को लेकर के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। आप टाइमलाइन वही है कि 2500 से 1900 के बीच बिफोर जो, तो वो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 1900 BC आदि ऐतिहासिक वगैरह, ठीक है सर। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को द्वितीय नगरीय क्रांति है, तृतीय नगरीय क्रांति है। इस तरह करके कुछ इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोटेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या यूनेस्को से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ यूनेस्को से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, फिर इंट्रोडक्शन में ही क्या किया हम, इंट्रोडक्शन में ही आपका जो मैपिंग है, मैपिंग पोर्शन भी दिखा दिए थे कि एक छोटा सा मैप बना दिया इंडिया का, और दिखा दिया कि इस पोर्शन में सर्कल कर दिए कि इस पोर्शन में आईवीसी का पूरा एक्सटेंड था। और 1-2 साइट का नाम मैंने, जो एक्सट्रीम साइट है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, उसको दिखा दिए कि पता चले कि हाँ मुझे पता है, एग्जामिनर को लगे कि मुझे पता है सारी चीज़ें। और उसके बाद जो बॉडी मतलब क्वेश्चन का जो डिमांड है उस पर डायरेक्टली जंप करिए, और हेडिंग, सब हेडिंग को क्या बॉक्स के अंदर डालिए, और उसका सब हेडिंग को भी अंडरलाइन करिए,
और जहाँ भी आपका स्कोप बने, क्या बोलते हैं, रे डायग्राम, व्हील डायग्राम बनाने का, वहाँ 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 आप उस चीज़ों को लिखिए। और कंक्लूजन के तौर पे बस आपका कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ये पहले तो यदि इसका एक ये भी तरीका होता है कि पहले कमियां बतला दीजिए कि ये चीजें थी, जिसके बावजूद भी आज का जो भारत है, इससे प्रेरणा ना ले करके क्या हो रहा है कि मतलब नगरीय संरचना के ऊपर ही सारा कुछ है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बावजूद भी ये सर आज उस का जो समय का मतलब अभी का चंडीगढ़ शहर उसी को मॉडर्न पे बनाया गया है, जल हाँ, तो प्रबंधन लेकिन काफी अच्छा। पहले आप बता दीजिएगा इशू कि आज का जो नगर है वो बहुत मतलब भीड़ भाड़ का हो गया है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है, सैनिटेशन का दिक्कत हो रहा है, जल पॉल्यूशन का मतलब दिक्कत अगर हो रहा है। तो उसका एक नहीं है। सॉल्यूशन के रूप में, हाँ, तो उसका एक हाँ, सॉल्यूशन के रूप में इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को हम लोग देख सकते हैं, मॉडल के अपनी रूप में सभ्यता देखा जा को। सकता हाँ, हाँ, तो वो एक पॉजिटिव कंक्लूजन आपका होना चाहिए, पढ़ के लगे कि हाँ, है। कि आपका जो कंक्लूजन है पूरा आप पॉजिटिव। कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर, और किसने रखे थे? इसका 1857 का जो रिवोल्ट था, और उसका क्वेश्चन था शायद कि क्वेश्चन याद नहीं आ रहा हमको प्रथम क्या था। स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हाँ, था। हाँ, हाँ, कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ कहा जाता है। इसका दो दो पक्ष लिखे थे। एक लिखे थे कि कुछ साहित्यकार जो है वो बोलते हैं कि 1857 का रिवोल्ट जो है वो प्रथम क्रांति है, ठीक है, फर्स्ट रिवोल्ट है। जी एक सर। मत हो गया। दूसरा मत है कि बहुत सारे जो साहित्यकार हैं या हिस्टोरियन है, वो बोलते हैं कि ये जो है क्रमिक रूप से बढ़ते चला है। जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, वहां से लेकर के जो बीच में जितना सारा रिवोल्ट हुआ, तो उसका जो चरम होता है ना, एक्सट्रीम, जाकर के 1857 का रिवोल्ट था। तो एक तो ये भी है कि जो क्रमिक रूप से जो ग्रेजुअली जो सारे रिवोल्ट हो रहा था, उसका उसी को लेकर के लास्ट पॉइंट था 1857 का रिवोल्ट। एक मत हो गया कि ये पहला था, और एक मत हो गया कि पहला नहीं था, जो पिछले 100 साल में जो जितना सारा कुछ हुआ है, उस सबको लेकर के आप जोड़ के देख सकते हैं। तो मेरा तो ज्यादा फोकस था कि 1857 का रिवोल्ट जो है पहला नहीं है। पहले तो बतला दिए इसको पहला क्यों कहा जा सकता है, विभिन्न जो जी। डिफरेंट टाइप के जो हिस्टोरियन है उसका। तो हम लोग, मेरा जो मत था कि इसको पहला हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो वीडी सावरकर हो गए हैं, या जो अदर हिस्टोरियन हो गए, इरफान हबीब हो गए हैं, रोमिला थापर हो गई, तो वो लोग का मानना क्या है कि जो 1757 का रिवोल्ट के बाद से कि जो जितना सारा कुछ हुआ है ना, तो वो सबका पूरा क्या मतलब पूरा समूह बोल सकते हैं, सामूहिक रूप से एक 1857 का रिवोल्ट हुआ है। तो एक क्रमिक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक मात्र ना होकर ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो एक इसका चरम परिणति के रूप में ये है। तो पूरा मेरा फोकस था इस पे। तो ये क्यों था, इस पे फोकस हुआ। और क्यों नहीं था ये भी बताया हम लोग कि, और क्यों विफल हो गया ये बताएं कि संगठन का अभाव था, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। तो वो सारा कुछ इसमें मैप भी दिखा दिए कि किस किस क्षेत्र में फैला था। तो ये इम्पोर्टेंट है। और उसका कंक्लूड क्या कर दिए हैं कि हाँ, कंक्लूजन में बस दोनों का कंपैरिजन करके डाल दिए कि हाँ, कुछ साहित्यकार ऐसा कहते हैं कि 1857 का रिवोल्ट पहला है, लेकिन जो जो मैन स्ट्रीम के जो साहित्यकार हैं, वो उनका एक कहना है कि ये 100 पूरा 1757 से लेकर 1857 का जो पूरा 100 साल का जो उसके बीच में जितना सारा घटना हुआ, तो उसको लेकर के था। तो ये था, अप्रोच था मेरा। इसमें मैप भी डाल दिए हम। उसका ज्योग्राफी का जो पार्ट था उसमें हम बताए आपको कि नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर लिखे थे हम। नेचुरल उसमें सर वेजिटेशन किसमें, नेचुरल वेजिटेशन में डायमेंशन हम्म, डायमेंशन क्या, एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, एनसीईआरटी में तो अच्छे से पूरा डायमेंशन दिया हुआ है। नेचुरल वेजिटेशन का तो सीधा सपाट क्वेश्चन पूछा था वो, कि क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप बता दो, लो डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, ये था पूरा क्वेश्चन करके। तो उसमें क्या था शायद कि उसका नेचुरल, फीचर भी शायद पूछे थे। हाँ, तो वही फीचर्स ही था। तो पूछेगा तो फीचर्स ना भी पूछे तो आपको डालना ही पड़ेगा। आप वेजिटेशन का टाइप बताइएगा, फीचर बताना ही पड़ेगा आपको। तो वही बता रहे हैं। तो अब के हम एक स्टार्ट और क्या किए हम। हाँ, बोलिए। एक और क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपके कौन सा अटेम्प्ट किया था? एक और ज्योग्राफी में क्वेश्चन जो था मेरा, वो था आपका टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसमें हाँ, तब तो अच्छा डायग्राम बहुत सारे बन गए हैं। हाँ, तो आपको चूज भी करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन में ज्यादा डायग्राम का स्कोप है, कौन सा क्वेश्चन में कंटेंट बढ़िया लिख सकते हैं। एग्जाम में बैठ के आपको आ रहा होगा चारों क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन आपको उसमें चूज करना पड़ता है
कौन किस में ज्यादा डायग्राम आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी में डायग्राम मैप आना चाहिए। तो वैसा क्वेश्चन आपको चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन चूज करना भी एक बहुत बड़ा कारक हो जाता है आपका सिलेक्शन के लिए। जी सर, मैंने भी इस बार दिया था इंटरव्यू, लेकिन फाइनल मेरिट नहीं बना। अच्छा अच्छा, थैंक यू कोई नहीं, कोई बात नहीं, इस पर मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपका पहले से तो सर। है ही बेस मजबूत, आप करके बैठे हैं, तो आप बस इस चीज पे फोकस करिए कि क्या 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 बोलते हैं, कुछ कुछ इनपुट हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं, जिससे आपको मार्क्स ज्यादा मिले। आप प्रेजेंटेशन इसके थोड़ा सही कर लीजिएगा, डेटा वगैरह कुछ डालिएगा सही से, और मैपिंग वगैरह इंक्लूड करते चलिएगा अपना आंसर में। तो आपको क्या हुआ कि वो थोड़ा थोड़ा एफर्ट जो डालिएगा उसके वजह से आपको 5-6 मार्क्स हर क्वेश्चन में इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इनपुट जी सर, डालना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। गुड सर इवनिंग सर। पूछ हाँ, लीजिए, कौन आप पूछ कौन? लीजिए। ठीक है, पूछिए कंचन जी, आप पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मेरा सर ये जानना चाह रहे हैं ना कि हिस्ट्री में स्कोरिंग कैसे करें ज्यादा। हिस्ट्री में स्कोर कैसे करा जाता ना? हिस्ट्री हाँ। में स्कोर करने का तरीका तो ये है कि टाइमलाइन अच्छे से दिखलाइए। टाइमलाइन दिखलाइएगा तो उसमें अच्छा। हाँ, टाइमलाइन को यदि नहीं आ रहा तो गलत मत लिखिएगा। अभी फिर हम्म। है कि छोटा सा मान के चलिए कि आपका पूछा गया हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है, हर्षवर्धन का एक्सटेंट हाँ। कितना था एम्पायर का, तो उसका एक मैप बनाइए। मैप बनाइएगा, उससे 2-3 मार्क्स अच्छा। आपका ज्यादा बढ़ेगा। मैप मैप ऐसा सोचता है बच्चा कि यार हिस्ट्री का है तो क्यों ही कर रहे हैं, मतलब हिस्ट्री में मैप क्या ही करें हम। हम्म। तो ये हिस्ट्री तो में मैपिंग मैप अगर करना बहुत डालते हैं ना तो इम्पोर्टेंट है। उससे थोड़ा आप, हाँ, इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा मैपिंग करिएगा। और हो सके तो डायमेंशन थोड़ा ज्यादा बढ़ाइएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे डायमेंशन किस तरह सोच सकते हैं आप, अच्छा। सोसाइटी को लेकर के सोच सकते हैं, रिलीजियस सोच सकते हैं, हाँ। इन्वायरमेंटल भी देख सकते हैं आप हिस्ट्री में कि इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्ट भी क्या क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो 5, जैसे अच्छा। यूपीएससी में होता है ना कि 5 डायमेंशन में कोई भी क्वेश्चन को सोच सकते हैं आप। पॉलिटिकल सोच सकते हैं, हाँ सोसाइटी हाँ। सोच सकते हैं, इन्वायरमेंट सोच सकते हैं, इकोनॉमी सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, हम्म रिलीजियस सोच सकते हैं, मतलब उसे कल्चरल बोलते हैं हम लोग। तो 5 हम्म। 5 फील्ड में आप सोच सकते हैं, 5 आपका जो ये हो सकता है बेस हो सकता है। तो अब इसमें हर क्वेश्चन को डाल के देखिएगा तो क्या हुआ उससे कि एग्जाम हॉल में आपको अपने आंसर को डाइवर्स करने में फायदा मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में लिखते चल जाते हैं, कल्चरल पे लिखना स्टार्ट किया, कल्चरल पे ही लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, सोसाइटी को भूल गए, और इकोनॉमी को भूल गए। हाँ। जैसे जैसे ऋग वैदिक पीरियड का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा है कि ऋग वैदिक हम्म पीरियड का क्या फीचर्स था, उसका कल्चरल हम्म। इकोनॉमिक ऐसा मेंशन करे ना भी करे, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और मेंशन नहीं करेगा तब दिक्कत हो जाता है। तब बच्चा क्या है कि बस उसका पॉलिटिकली लिखते लिखते चल रहा है कि राजन होता था, सभा होता था, तो इधर ये चीज इसी को लेकर के एक्सप्लेन करने चले गया। लेकिन आप वहाँ पे अपना वो क्या डाइवर्स करिएगा आंसर को ना, तभी वहाँ पे हाँ। आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की संभावना रहती है, मार्क्स मिलेंगे भी ज्यादा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं अच्छा। हिस्ट्री में आपको याद रखनी होती हैं। और हाँ हाँ। एग्जाम्पल वगैरह कुछ डालने का कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल को जो है बॉक्स में डालिएगा आप। जैसे एग्जाम्पल लिखे तो एग्जाम्पल को अच्छा। बॉक्स के अंदर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को दिखे कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं, तो दिखाना भी है एग्जामिनर को अपना प्रेजेंटेशन के स्किल के द्वारा। मतलब बहुत बच्चे हैं कि हम्म। एफर्ट अच्छा डाल के आते हैं कॉपी में, लेकिन वो विजुअल नहीं हो पाता एग्जामिनर को, तो जिसकी वजह से उसको उनको लॉस हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बहुत अच्छा है, हम तो लिख के आए थे आंसर, लेकिन होता है कि प्रेजेंटेशन स्किल में वहाँ पे थोड़ा मार्क खा जाते हैं वो। अ, मतलब जो है आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं वो दिखना चाहिए ना एग्जामिनर को, तो दिखेगा हाँ। कैसे, उसको बॉक्स के अंदर हम्म। डालिए, अंडरलाइन करिए उसको आप, ठीक है, हाँ ये चीज करिएगा तो हाँ। तो मार्क्स बढ़ेंगे ही। अच्छा। ओके ठीक सर। है, हेलो और सर। थैंक यू सर। हाँ विशाल जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक बात पूछनी थी कि क्या सर ये वर्ड लिमिट जो 800 बता रखा है वो क्या मैटर करता है, मतलब अगर 100 नहीं, 150 मैटर ऊपर नहीं नीचे करता है? है, मैटर और कुछ सर नहीं करता है। मुझे आज किसी ने बताया कि जो हम आंसर में हैं लिखते हैं या यह लिखते हैं ये सब काउंट नहीं होता है, इज इट ट्रू? एक चीज बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ, वहां पे काउंट करने बैठा कौन है आपका पूरा? कोई नहीं एग्जैक्टली। काउंट करने बैठा है, एग्जामिनर भी नहीं बैठा है, एग्जामिनर को पता भी नहीं है कि कितना वर्ड लिखे हैं आपने लिखे हैं। वो बोले तो वो एक रफली
रफ बनाते हैं इमेज की, आप 7-8 पेज लिखे हैं तो हो गया। तो उसमें कितना वर्ड आया नहीं आया उससे मतलब नहीं होता, हम लोग पूरे क्वांटिटी पेज से मापते हैं एग्जामिनर। वो वर्ड को ओके गिनते नहीं चलता है, उतना किसी के पास टाइम होता भी नहीं है कि यूपीएससी में तो हो ही नहीं पाता है। तो यूपीएससी में जबकि स्ट्रिक्टली बोलता है कि 100 से 120 वर्ड्स में लिखो आप 10 मार्क्स वाला को, और उसके बाद 150 से 200 वर्ड्स में लिखो 15 मार्क्स वाला को, उसमें नहीं फॉलो हो पाता है। तो इसमें कहाँ से जेपीएससी में होगा? जेपीएससी में जबकि 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे और नहीं सर हो पाता है ज्योग्राफी वो। के लिए, और सर ज्योग्राफी हम्म। के लिए जो आपने अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, तो उसके लिए सर एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेगा? हाँ, एनसीईआरटी सफिशियंट है। एनसीईआरटी में डायग्राम बढ़िया है यार, एनसीईआरटी में सारा कुछ बहुत अच्छा है। तो एनसीईआरटी सफिशियंट है। और उसमें कहीं दिक्कत हो तो देख लो, चैट जीपीटी वगैरह यूज कर लो, गूगल का यूज कर लीजिए आप, ओके। कोई जेमिनाई का यूज कर लीजिए डायग्राम के लिए। और एक्चुअली सर डायग्राम जो बनाते हैं वो क्या मतलब बढ़िया दिखना चाहिए? क्योंकि एक्चुअली मैंने हाँ, बनाया दिखना चाहिए भाई, तो दिखना चाहिए। आपका देखे हम, आपका इंडिया का हाँ, मैप खराब था थोड़ा, तो इंडिया का मैप अच्छा दिखना चाहिए आपको। हम सर सजेशन के ड्राइंग तौर बहुत पे यही बेकार है। है कि इंडिया, हाँ तो वो हो जाएगा, खराब का बात नहीं है। तो 5-10 बार इंडिया का मैप देख देख के बना लीजिए तो हो ही जाएगा आपको, सही बन जाएगा आपसे। प्रैक्टिस करिएगा तो प्रैक्टिस से सही हो ही जाएगा। इंडिया का मैप बना रहे ज्योग्राफी में, तो इंडिया का मैप अच्छा होना, दिखना भी चाहिए। और सर मैंने ना और अभी क्या, स्टार्ट किया और आंसर क्या लिखना। होता है ना कि मेंस में आप ना शायद हाँ ले जाने देता है कि नहीं देता है। आप इंडिया का एक स्टेंसिल होता है ना, इंडिया का मैप का स्टेंसिल, तो वो भी जी। जा करके आप यूज कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में। ओके। और सर लेकिन आपने पता चेक नहीं किया था जेपीएससी मेरा वो आंसर? करता ही नहीं करता है। क्या बोले आप? सर आपने आंसर चेक किया था मेरा? चेक तो नहीं किया था मैंने, मैंने एक देखा था। तो एक बार देख के फिर से बता देंगे आप आपको हम। जी सर, एक्चुअली सर ये मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज बता दीजिएगा सर, कोई आइडिया है नहीं मुझे। नहीं कोई नहीं, लिख लिख करके ही, लिख लिख के ही सीखेगा आदमी। आप रुकिए, हम देख रहे हैं आपका आंसर। लिखे तो अच्छा है, आपका राइटिंग बहुत सही है, इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा लिखे हैं, आपका प्रेजेंटेशन भी सही दिख रहा है। मतलब जो एक होता है ना ऊपर ऊपर से देखने से जहाँ हमको समझ में आ रहा है, राइटिंग बहुत अच्छा है। जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको अंडरलाइन भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, डायग्राम थोड़ा दिक्कत है तो डायग्राम को सही कर लीजिएगा। निष्कर्ष जी भी सर। सही लिखे हैं, थोड़ा निष्कर्ष को और बड़ा कर सकते हैं। लेकिन लिखने का जो हैबिट है ना, वो जी सर। लाइन वाला कॉपी में लिखिए। यूपी जेपीएससी लाइन वाला कॉपी देता है, रूल वाला ओ, कॉपी, तो उसी में लिखने सर वो लिखने का तो हैबिट डालिए। ठीक है सर, वो ट्राई करूंगा मैं। ट्राई नहीं करना ही है आपको, रूल वाला कॉपी में ही लिखना है आपको, व्हाइट पेज में नहीं लिखना है, जेपीएससी देता ही नहीं है। तो जो भी बच्चे लिखने का कोशिश मतलब लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रूलिंग ऑफिस में कॉपी में था ना, लिखिए। तो ऑफिस में वही अवेलेबल था, इसलिए उसमें लिख दिया था। अच्छा कोई नहीं, वो लिख लिया कोई बात नहीं, लेकिन रूल कॉपी में लिखिएगा तो एक पहले से पता रहेगा एक जी सर। बंदा। ठीक है, जी चलिए थैंक यू और सर। किसी को कुछ, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा बढ़ाइए आवाज़ आप। सर तो मैंने टेक्स्ट किया था तो आपने बोला था कि फिर बता दूंगा। हाँ हाँ रुकिए, अब मैं आपका वो ले लेता हूँ, कहाँ गया आपका? आपने पूछा था कि हाँ, कि एक वीक में पूरा कैसे कवर करें ना। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब बेसिक तो आते हैं पर मतलब अभी 2 महीना बचा हुआ है, तो आपका अप्रोच क्या था कि 2 महीना में कवर करने का? जैसे फ्रेशर लोग से एक सब्जेक्ट को कवर करे, उसका स्ट्रैटेजी क्या है कि हाँ चलो ठीक है एक सब्जेक्ट कवर हो जाए? बेसिक पता है पर मेंस के पर्सपेक्टिव से मतलब आपका क्या स्ट्रैटेजी होता था एक सब्जेक्ट को कवर करने का? और जब भी 2 महीना मतलब अजम्पशन के हिसाब से कि 2 महीना चलो है, तो 2 महीना में सारे सब्जेक्ट कैसे कवर करें? मतलब बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए एक एक तो सब्जेक्ट को और एक तो उसका एक एक कवर एक करने हाँ, एक तो आपको एक आपका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक टाइम टेबल है ना? डेली का एक नहीं। और एक और हाँ जी, पूछ लीजिए। अ, और इसमें ये भी एडिशन है कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है क्योंकि मेरा और भी एग्जाम है, मतलब और भी मेंस का एग्जाम है, तो उसके लिए बिल्कुल अलग ही पढ़ना पड़ता है आईपीसी जी सीआरपीसी, बेसिकली बीएनएस जी वगैरह। जी। तो उस उस हिसाब से मतलब कैसे कवर करें कि मेंस काफी ठीक ठाक से हो जाए ऐसा? तो उसके लिए तो आपको टाइम बांटना पड़ेगा ना, उसके लिए टाइम बांटना पड़ेगा, स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा। अब मेंस आप जेपीएससी का लिखने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड टाइम देना ही पड़ेगा। तो बतलाते हैं आपको किस तरह कवर करना है सिलेबस को, और टाइम किस तरह मैनेज करना है उसको उसको लेके बतलाते हैं कि मैंने कैसे मैनेज किया था, वो अपना ही एक्सपीरियंस से बतलाते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक तो पहला था कि जिस वक्त हम मेंस लिखने जा रहे थे जेपीएससी का, तो उसी यस टाइम सर। पे मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स भी था 24 में।
प्रीलिम्स था तो ज्यादा हर्डल नहीं था, क्योंकि प्रीलिम्स का मोटा मोटी सारा कुछ पढ़े हुए थे, हम टेस्ट सीरीज लगा के बैठे हुए थे पहले से। और लास्ट टाइम में क्या था कि हम जो जेपीएससी का मेंस था वो ज्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस ना करके हम कंटेंट पे अपना फोकस कर रहे थे, सिनॉप्सिस बना रहे थे, कंटेंट इकट्ठा कर रहे थे, अपना एक खुद का छोटा मोटा नोट्स, रफ नोट्स बना रहे थे। तो और हर सब मतलब जो सब्जेक्ट है उसका, जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप जब देखते हो ना, टॉपिक देख रहे हो तो टॉपिक में पता चल जाता है कि 40 मार्क्स का मार्क्स के लिए ये टॉपिक आ सकता है कि नहीं आ सकता है। आप पढ़ रहे हैं कुछ दिन से तो आपको पता चल जाता है कि 40 मार्क्स में ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो उस तरह एक इम्पोर्टेंट, और जो पीवाईक्यू देखिएगा, पीवाईक्यू से क्या होता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पता चल जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक पता चल गया तो उसका बस क्या करना है कि सिनॉप्सिस बनाने का तरीका बताए हैं हम, कि इंट्रो होगा वही 2-4 पॉइंटर्स में, मतलब 1-2 पेज में पूरा उसका ये जो आप लिख सकते हैं पॉइंटर्स के रूप में, बस अब नोट करते चलिए। उसको पॉइंटर्स के रूप में नोट कर लिया आप होगा कि पॉइंटर्स को लाएंगे कहाँ से। उसके लिए कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, तो स्टडी मटेरियल आपके पास होगा क्योंकि आप कर रहे हैं पहले से, जो मेंस का, यूपीएससी का भी कर रहे हैं आप, तो वहां से कर सकते हैं, या तो मार्केट में उपलब्ध है, अब वहां से ले लीजिए वहां से। क्योंकि टाइम कम है तो आपको खुद से सब कुछ करने बैठिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। पहले से जो करा हुआ है मार्केट में तो वहां से उठा करके आप करना ही पड़ेगा टाइम बचाने के लिए। और जिस तरह टाइम मैनेजमेंट का बात है कि आप दूसरा सर्विस का कर रहे हैं, आपका मेंस होने वाला है, जेपीएससी का भी है, तो आपको टाइम बांटना पड़ेगा, दिन में या रात में, उस तरह करके टाइम बांटना पड़ेगा। 4-5 घंटा, जैसे आप अभी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, पढ़ रहे होंगे 8 घंटा तो उसको 12 घंटा 13 घंटा में आप उसको कन्वर्ट करिए। 5-6 घंटा आप उसको दे लीजिए, अपना जो बीएनएसएस वगैरह देख रहे हैं उधर दे लीजिए, और इधर 5-6 घंटा दीजिए। और इसमें फिर है कि सब्जेक्ट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसके लिए क्या है, वीकली टारगेट बनाइए, डेली का टारगेट मत बनाइए, वीकली टारगेट बनाइए कि इस वीक में पूरा हमको ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेना है। ज्योग्राफी कंप्लीट करना है तो पूरा ज्योग्राफी इन द सेंस की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में, जो मैंने बतलाया आप सभी को, उसका क्या करिए, निकालिए, टॉपिक निकालिए, और बस स्टडी मटेरियल निकालिए, वहां से बस उसका सिनॉप्सिस बनाते चलिए। पॉइंटर्स क्या क्या एग्जाम में आप डाल सकते हैं उस टॉपिक में, बस वो पॉइंटर्स को नोट डाउन करते चलिए। उससे क्या होगा कि एक आपके पास पेस मटेरियल बन जाएगा, और एक वीक में पूरा आपका टॉपिक भी पूरा कवर हो जाएगा। मतलब पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक सिनॉप्सिस बन जाएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि उसको हम, आप जैसे बता रहे थे कि लाइव 3 गुरुकुल में 1 वीक का देता है और टेस्ट लिखना होता है, तो टेस्ट लिखने के लिए वही है कि रिवाइज इसी तरीके से होता है, पढ़ते चलिए और उसका सिनॉप्सिस बनाते चलिए। एक टॉपिक का उठाएं, उसको पढ़ लिए, सिनॉप्सिस बना के खत्म करिए उसको। दूसरा टॉपिक उठाएं, पढ़ें, सिनॉप्सिस बनाइए, खत्म करिए। और टेस्ट वाले दिन में बस सिनॉप्सिस पढ़ के जाइए और टेस्ट में प्रोड्यूस करिए। देखिएगा आपका अच्छा मार्क्स ना आए, आप अच्छे से प्रोड्यूस ना कर पाए तो तब बताइएगा हमको, ये अप्रोच करिएगा आप। वीकली टारगेट बनाइए, वीकली बनाइए, वीकली टारगेट बनाइए, खत्म करिए चीजों को। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। हेलो रेज सर। हैंड कर, हाँ जी, नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम लोकेश दास है, मैं कोडरमा जी से हूँ। जी जी। तो सर मैं फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हूँ और 8 मंथ से मैं जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आप तो आपसे गाइडेंस फर्स्ट ईयर चाहिए था। अच्छा, आप अभी फ्रेशर है ना? हाँ, तो मैंने सिलेबस कवर किया है ज्योग्राफी हिस्ट्री का जेपीएससी के लिए, जी एंड हिस्ट्री झारखंड और झारखंड का हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी। अरे सुनिए, आराम से बोलिए, तो कोई सर दिक्कत आपसे नहीं, गाइडेंस चाहिए था। हाँ अच्छा है, डरिए मत, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, फिर से बोलिए आप। नहीं सर, डर नहीं रहे। बोलिए, फिर से बोलिए फिर। तो सर आपसे गाइडेंस चाहिए था, किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, एक तो है कि सिलेबस अपने थोड़ा पास और रखो इम्प्रूव हमेशा। करने के लिए। हाँ वही बोल रहे हैं, सिलेबस अपने पास रखिए हमेशा, सिलेबस का सिलेबस हार्ड कॉपी है। रखिए अपने पास। हाँ उसमें अब तो आप फ्रेशर हैं, अब मतलब स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, तो आप पूरा सब कुछ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। वही बोलेंगे कि स्टडी मटेरियल जो बुक है, क्या बोलते हैं, रेफरेंस बुक, जो स्टैंडर्ड बुक है उसको कवर करिए। लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
ये सब एनसीईआरटी से अच्छे से कवर कर लीजिए आप अपना। सोसाइटी का जो पार्ट है, सोसाइटी का एनसीईआरटी आता है, उससे कवर कर लीजिए। बाद बाकी जो अदर टॉपिक है उसको आप नोट्स उसका परचेस कर लीजिए मार्केट में वहां से पढ़ना स्टार्ट करिए। बाद बाकी जो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, रिसोर्सेज पॉलिटी हो गया, रिसोर्सेज इकोनॉमी है हो सर। गया, हाँ रिसोर्सेस है आपके पास ना, तो बस बोले तो हाँ, टॉपिक वाइज बैचलर्स उठाइए, टॉपिक वाइज टॉपिक बोले तो जैसे जिस तरह मैडम को पहले बताया हम कि वीकली टारगेट बनाइए कि इस वीक में हमको इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी का सारा आप सिलेबस उठा लीजिए जो जेपीएससी का है, और हर टॉपिक पे डेली पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, और अपना खुद का नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आप नोट्स कहीं से परचेस किए होंगे, उस नोट्स का नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए आप, कि लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकें। वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोट्स को एक बार छाप दिया, वैसा नहीं, 1-2 पेज में 3 पेज में निपटाइए चीजों को। जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करिए, पॉइंटर्स में लिखिए, छोटा करिए। और वो चीज जब आप टेस्ट लिख रहे हो तो टेस्ट में प्रोड्यूस करने का पूरा कोशिश करिएगा कि जो चीज सिनॉप्सिस में हम लिखे हैं वो सारा का सारा चीज हम टेस्ट में एज इट इज लिख करके आए हैं। तो कोशिश रखिएगा हमेशा। वीकली टारगेट बनाइए, सिलेबस को अपने पास रखिए, टॉपिक उठाइए, उसका रेफरेंस बुक जो है, जो आपका स्टडी मटेरियल वो पढ़िए, सिनॉप्सिस बनाइए और टेस्ट सीरीज देते रहिए। टेस्ट सीरीज इन द सेंस नहीं, ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग का खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं। खुद से क्वेश्चन आप पीवाईक्यू का देख सकते हैं, उठा करके पीवाईक्यू का क्वेश्चन उठा लीजिए, खुद से लिखने की कोशिश खुद से करिए। प्रैक्टिस करना है ना सर। हाँ खुद से देखो, करना आपको खुद से हाँ, है, कोचिंग कुछ नहीं कराएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ प्रीवियस ईयर कर लीजिए। यूपीएससी का कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, बीपीएससी का है या कोई अदर पीसीएस का है, तो वहां से उठा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और होता है कि बहुत सारा कोचिंग वाला जो है वो फ्री में आपको मिल जाएगा, उस टॉपिक से क्या बोलते हैं क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है सर, सर थैंक यू। ठीक, सर हेलो जो सर। आपने बताया अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हेलो सर। कौन बोल रहे हैं? बोलने दीजिए। साला क्या, कौन बोल रहे हैं आप? सर मदालसा शाहिद सर। मदालसा बोल रही हूँ। हाँ मदालसा जी को बोलने दीजिए, आप उस पर बोलिएगा। सर मैं बोली जो आपने अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है उसको ग्रुप पे डाल सकते हैं क्या? मैं तो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ग्रुप पे टिक मार करके मैं डाल दूंगा सिलेबस को, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सिलेबस जो को मैं टिक इम्पोर्टेंट मार है वो करके डाल डाल देंगे दूंगा। तो हाँ तो ठीक। ज्यादा अच्छा रहेगा सर। और सर सर एक क्वेश्चन को कितना पेज में लिख सकते हैं सर 40 मार्क्स का? यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो मिनिमम, इंग्लिश मीडियम सर। इंग्लिश मीडियम में है तो 6 से 7 पेज, 6 से 7 पेज मैक्सिमम। अच्छा। और सर कोटा में तो इसको भी नहीं बचता है। 7 मार्क्स का है तो 1-1.5 पेज मैक्सिमम लिख पाइएगा आप, टाइम ही नहीं बचता है। 10 मार्क्स का है तो 2 पेज, 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो लगभग नहीं आता है। हाँ नहीं आता 15 मार्क्स का। 10 मार्क्स का है तो 3 पेज मैक्सिमम, 2.5 से 3 पेज, टाइम नहीं बचेगा आपके पास। 19 मार्क्स 19 क्वेश्चन लिखने होते हैं टोटल कोटा में। अच्छा सर कोटा 5 में 5। बहुत दिक्कत आ रही है सर। हाँ तो दिक्कत इसलिए आ रही है कि प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस करिएगा दिक्कत खत्म हो जाएगी। हर टॉपिक को ना देख देख के पढ़ के लिखना स्टार्ट करिए। सर खुद से तो लिख नहीं पा रही हूँ, सब बताते हैं तो हो जा रहा है, लेकिन खुद से नहीं हो पा रहा है। तो जैसे आप मेरा भी फॉलो कर सकते हैं नोट्स, मेरा तो टू द पॉइंट पूरा नोट्स है जो हम पढ़ाए अच्छा हुए हैं यूट्यूब पे, टू द पॉइंट है। जो हाँ जो एग्जाम में बस रट करके लिख देने वाला नोट्स है जो हम खुद अपने लिए प्रिपेयर किए थे। एक एग्जाम में हमको अच्छा लिखना अच्छा था, इसलिए कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, जितना मतलब 7 हाँ हाँ मार्क्स का है तो उसके लिए हम 2 ही पेज लिखे हुए हैं, कि उतना ही लिख करके बस एग्जाम में वैसा का वैसा छाप के आना है हमको। तो अपने अकॉर्डिंग अच्छा एग्जाम के ओरिएंटेड पूरा नोट्स था, तो वहां से आप देख करके मतलब रट करके, रटना ही कहते हैं उसको, समझना तो है नहीं उसमें, क्या समझिएगा आप, रट करके लिखना है बस। तो वहां से मेरे नोट्स का भी हेल्प ले सकते हैं आप, नोट्स का हेल्प ले सकते हैं। यदि सर नोट्स समझ में नोट्स तो मैं ना, डाल लूंगा सर। हाँ तो वो है ऊपर से जो प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है पूरा डिस्कस करके, तो वहां से चीजों को समझ लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए 2-3 बार और लिखिए, खुद से लिखिए। जब तक खुद से लिखिएगा नहीं तो होने वाला है नहीं। और जी, सर कहीं ग्रामर दिक्कत से आता है स्टार्ट तो करना ग्रुप, चाहिए। हाँ पीवाईक्यू उठा के देखिए ना एक बार, पीवाईक्यू उठा के देखिए और ग्रामर से ही स्टार्ट करिए, ग्रामर स्टार्ट कीजिए, फिर लोक साहित्य जो है उससे स्टार्ट करिए, जो जो थोड़ा आपको इंटरेस्ट पैदा करे, लोक साहित्य से स्टार्ट करिए, ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट आपको पैदा हो जाएगा कोटा में। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर। सर हेलो हाँ सर। साहित्य बोलिए।
बोल रहे हैं सर सा- कि हम हम्म, ग्रेजुएशन में है सर, लास्ट ईयर सेमेस्टर 8 में सर, जी और लगभग लगभग सारा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया सर, सिर्फ साइंस एंड टेक बचा है सर। लेकिन जी जो हिस्ट्री वगैरह याद करते हैं ना सर, तो याद नहीं होता है सर। तो याद इसलिए नहीं होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस का याद लिखिएगा तब ना याद होगा, बिना लिखे याद नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कैसे स्टार्ट करें, देख के लिखना स्टार्ट करिए। हम तो बोलेंगे कि देख देख के लिखना स्टार्ट करिए, बिना देखे पहले तो नहीं हो पाएगा कि बिना देखे कुछ लिखें। तो मॉडल आंसर देख देख के लिखना स्टार्ट करिए। मैंने भी जब स्टार्ट किया था अपना जो प्रिपरेशन ना, तो समझ में आता नहीं है कि मेंस में क्वेश्चन उठाएं, उसको लिखें कैसे, कुछ दिमाग में आता भी नहीं है, कुछ क्लियर कट विजन भी नहीं आता है। तो मॉडल आंसर देख देख के लिखना स्टार्ट किए थे हम। क्वेश्चन उठाते थे, मॉडल आंसर पढ़ते थे, और फिर मॉडल आंसर पढ़ के लिखते थे हम। तो उस तरह और आपका। सर हाँ बोलिए। हिंदी मीडियम के लिए ये 40 मार्क्स का कितना पेज में लिखेंगे सर? 8 पेज, 8-9 पेज मैक्सिमम बहुत है। यानी 600, हेलो ये 600 वर्ड्स में लिखेंगे सर? ओहो, वर्ड्स का कोई बात ही नहीं है जेपीएससी में, कहीं मेंशन तो है ही नहीं। मतलब वो साइंस में मेंशन बस किया हुआ है कि अब बाद में के अदर पेपर में तो मेंशन ही नहीं है कितना वर्ड्स में होना चाहिए आंसर। जी सर। हम्म। सर लेकिन मेरा नोट्स जो बना है सर थोड़ा भास्ट में है सर, लेकिन इसीलिए हमको लगता है याद नहीं होता है सर। तो तो बोले सो उसको अपना नोट्स सुनिए सुनिए बता रहे हैं। नोट्स जो है ना, नोट्स का सिनोप्सिस बनाइए। आपको क्या बताएं हम, नोट्स का भी नोट्स बनाइए। नोट्स तो है अच्छा, ही वन आपका लाइन पूरा का। हाँ, जैसे इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज आ सकता है वो पॉइंटर्स में डालिए। जैसे यस। हर क्वेश्चन में 3 पार्ट होता है ना, तो 3 पार्ट का तीनों पार्ट का पॉइंटर्स लिखिए। इंट्रोडक्शन में क्या आ सकता है, 2-3-4 पॉइंट बस लिख के रख लीजिए अपना नोट्स से ही, यस जो सर, आपका पहले स्टडी पहले मटेरियल है। इंट्रोडक्शन का कुछ कुछ सिनॉप्सिस बना लेंगे, उसके बाद मेन पार्ट का, हाँ, उसके बाद कंक्लूजन का मेन ना पार्ट्स सर? का वही नोट्स, वही बोल रहे हैं कि 7-8 पेज का आपका होगा पूरा नोट्स टॉपिक पे, ठीक है। तो उसको किस तरह आप यस सर। 3 पेज में या 2 पेज में आप पूरा कंक्लूड कर सकते हैं सिनॉप्सिस के रूप में। यस सर। सिनॉप्सिस एक बार आप अपना वाला सेट करते हैं ना, ताकि हम लोग एक बार हाँ देख लेते हैं अगर कर देंगे हम लोग। ड्यूटी में हम लोग का भी चल रहा है, तो बस ये भी देखना पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो हम सिनॉप्सिस भी अब शेयर कर देंगे। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ, सर आप जीएस के लिए कौन सा टेस्ट सीरीज लिए थे, मतलब टेस्ट सीरीज कैसे वो यूटिलाइज की? जीएस के लिए ऐसा, जेपीएससी के लिए तो बस प्रैक्टिस के लिए एक ही टेस्ट लिए थे बस। एक ही मतलब चारों पेपर का एक टेस्ट मैंने दिया था, ज़्यादा तो दिया नहीं था। बस ये था कि सिंक कर जाए एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल में, एक टाइम मैनेजमेंट हो जाए, इसके लिए था। बाद बाकी यूपीएससी का पूरा था मेरा पहले से प्रैक्टिस किया हुआ, तो कंटेंट को लेके दिक्कत नहीं था। बस था कि लास्ट में सिंक कर जाए एग्जामिनेशन हॉल के अकॉर्डिंग, तो बस उसके लिए था। बाद बाकी आप अपना घर में बैठ के लिखने की कोशिश करिए। टेस्ट सीरीज वगैरह तो यदि आपका सारा कुछ हो चुका है कंप्लीट, और आप हैं कि टाइम भी आपके पास है, तो आप वहां से कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, लाइफ थ्रू गुरुकुल का भी ले सकते हैं, उड़ान का जो एमएमपी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और तो फिलहाल और एक कैटलिस्ट आईएएस करके है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो हम तो प्रीफर नहीं करेंगे कि वो कर लीजिए आप। तो दो ही अच्छा अभी लग रहा है हमको, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है भी, और अच्छा ये लोग करा भी रहे हैं। एक उड़ान का हो गया, लाइफ का हो गया। मेरे मामा भी है सर झारखंड पुलिस सर्विस में, आप अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग कर नाम रहे क्या हैं। है उनका? अफरोज आलम सर। अच्छा, अफरोज आलम जी है ना, हाँ ठीक है ठीक है, पहचानते हैं उनको तो हम। जी धनबाद से है सर। पहचानते हैं उनको हम तो। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर, अभी तो नहीं पूछना है। और किसी को लेकिन पूछना सर है? सर अगर कुछ सर पूछना रहे बाद में तो कमेंट में हाँ, क्वेश्चन राइज कमेंट करेंगे कमेंट तो? में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे करते हैं कमेंट में राइज, वहाँ में मैं जवाब भी देता हूँ, आराम से पूछ सर सकते हैं, कोई हेलो। दिक्कत नहीं। ठीक है हाँ सर। हेलो। बोलिए। जी नाम बताइए अपना। यस गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम प्रियंका है। जी पूछिए। हाँ सर। सर जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्वेश्चंस आता है, कुछ भी टॉपिक रहता है, मान लीजिए कि रोल हम्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी आफ्टर एलपीजी, ये एलपीजी वाला वर्ड वो लोग बहुत यूज करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में, हम्म 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 है ना सर।
तो जी इसको आप कैसे इसको फ्रेम, जब आप सिनॉप्सिस बना रहे होंगे तब क्या इसी माइंडसेट से आपको तब पता नहीं होगा, या फिर आप ऐसा सोच कर उसको नोट्स बना रहे थे कि ये एलपीजी को जोड़ करके कि हाँ उसके बाद क्या चल रहा है या उससे पहले क्या नहीं, था, ये कुछ एक इस। एक, एक देखिए, हाँ, कंपेरेटिव तो जैसे रोल पूछ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है, तो एक कंपेरेटिव एनालिसिस तो पूछेगा ही ना वो। तो क्या है, वो नॉर्मल तो नहीं पूछेगा कि फीचर्स बता दो या अभी क्या चल रहा है वो रोल सोसाइटी में, तो कंपेरेटिव पूछेगा ही। तो कंपेरेटिव एनालिसिस का एक बेस होता है, तो बेस ही लोग एलपीजी को लेके चला है। तो एलपीजी के पहले से ब्यूरोक्रेसी था कि बस जो भी था उसका रोल, फीचर्स जो था या जो रोल था। एलपीजी के बाद चेंज इसलिए उसको एक बेस इसलिए माना गया कि उसके बाद से ब्यूरोक्रेसी और जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह जो है उसमें बहुत सारा चेंजेज आया है, तो एक उसको बेस के रूप में इसलिए लिया गया था। तो हाँ एक तो वो तो बुक में इसको तो वो मान करके ही डायरेक्ट इसको तो मान सर हम करके लोग आप को, पूरा हाँ तो बुक बोलिए। में तो उस तरीके से डायरेक्ट नहीं ना मिलता है कि एलपीजी हाँ, से बुक पहले में तो क्या नहीं था। मिलेगा, तो वही बोल रहे हैं, चैट जीपीटी का यूज करिए। कोई नोट्स है तो उसका यूज करिए, बुक में तो नहीं मिलेगा ये पूरा सारी चीजें। तो यहाँ पे आपका अपना माइंड यूज करना पड़ेगा थोड़ा। चैट जीपीटी का यूज करिए, जेमिनाई का यूज करिए, गूगल का यूज करिए, वहाँ पे आपको वो अच्छे से मिल जाएगा लक्ष्मीकांत सारा बुक कुछ। जो आता है सर पबैट का, उसको पढ़ना कोई समझदारी नहीं होगा ना सर। नहीं नहीं जो नहीं नहीं नहीं, बेकार बेकार टाइम वेस्ट है बस। हम तो बोलेंगे कि स्मार्ट स्टडी स्टडी करिए, वो पूरा बुकिस वाला में मत जाइए, जहाँ से आपको कंटेंट बढ़िया मिल जाए और इजी वे में मिल जाए वहां से उठ लीजिए। यस सर। सर और आप जो बोल रहे थे कि आप देख देख करके शुरू में आंसर लिखते थे, ये आप हाँ, यूपीएससी का बता रहे थे या जेपीएससी के बारे में बता रहे थे? यूपीएससी का ही बता रहे हैं। जेपीएससी का है सच बोले तो मैं उतना समय भी नहीं था और जेपीएससी के लिए प्रिपेयर भी हम नहीं किए थे, यूपीएससी का ही किए थे। तो वही सेम चीज जो है ना, जेपीएससी के लिए भी अप्लाई होता है आंसर राइटिंग का। आप पढ़ लीजिए पूरा, क्योंकि जेपीएससी में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, वैसे घुमा करके या कुछ पूछने का इसका तो कुछ रहा नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहा है जेपीएससी का हमेशा। तो कंटेंट पढ़ लीजिए और कंटेंट पढ़ करके आप लिखने की कोशिश करिए। टॉपिक उठाइए, जैसे पल्लवा के बारे में दे दे, पल्लवा के बारे में, या लिच्छवी के बारे में दे दे आपको, लिच्छवी का क्या था, तो पहले वो पढ़ लीजिए कि लिच्छवी का जिस तरह नोट्स बना रहे हैं उसी तरह करना है सारा कुछ आपको। नोट्स उसी वे में बनाना है कि क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होगा, एक दिमाग में वो माइंड से लेके चलना है। जैसे कोई भी टॉपिक है उससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन लिख दिए, फिर इंट्रोडक्शन पार्ट लिख दिए, 4-5 जो भी पॉइंटर जो हमको इंट्रोडक्शन में डालना है हम्म कि कोई हिस्टोरियन क्या बोला या फिर हम्म। क्या टाइमलाइन था वो डाल दिए। और क्वेश्चन का बहुत सारा क्वेश्चन का जो एंगल है, जो पेस्टल मेथड आप बता हाँ रहे नहीं, थे। हाँ, वो वही बोल रहे हैं ना कि बहुत सारा जो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हाँ, उस जो टॉपिक उसमें क्या क्या मतलब क्या आ उसका, सकता है, हाँ, जितना भी क्या आ सकता है। प्रोबेबिलिटी है सारा हाँ, का वहां पे सिनॉप्सिस में डाल देना है, जो होना आएगा वो चाहिए, तो वहां जो आएगा वो प्रोसेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पे फ्रेम हो जाएगा। फ्रेम इंट्रोडक्शन कर आपका देना है। रेडीमेड होना चाहिए और कंक्लूजन आपका रेडीमेड, मतलब होना चाहिए पॉइंटर्स कुछ की वो करें आप। बॉडी पार्ट्स में तो बताएं आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस हैं लिखने का, पॉलिटिकल इकोनॉमी वगैरह सारा कुछ। तो वहाँ यस उस तरह करके आप अपना सिनॉप्सिस तैयार करिए, नोट्स तैयार करिए, एग्जाम में उसको करिए प्रोड्यूस, कोई दिक्कत नहीं आएगी लिखने का। आपके पास यस सर। बना रहेगा सर आपका ना सिनॉप्सिस 2-3 पेज में, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम सर और जैसे कि जो फ्लो चार्ट होता है, तो जी। उसको जब तक 7 पेजेस तक पहुंचने के लिए जब तक फ्लो चार्ट का यूज नहीं करेंगे तब तक लिखना बहुत लेंदी हो जा रहा हाँ, है। वही तो बोल रहे हैं, तो इसलिए तो बोल रहे स्मार्ट वे में पूरा पूरा पैरा में लिखते चलिएगा, तो कभी भी आपका 6-7 पेज नहीं जाएगा। और तो उसके लिए यही है कि फ्लो चार्ट का यूज करिए, मैप का यूज करिए, मैप तो बड़ा बड़ा बनाइए। हम तो वही करते थे, मैप बड़ा, एक पेज में पूरा मैप ही बना दे दिए हम, इंडियन ज्योग्राफी में तो इंडिया इसका का मैप पूरा बना प्रैक्टिस सर दिए। पहले से करेंगे तभी ना हाँ वो वहां पे हाँ, जाकर हो वो बिना पाएगा। बिना बिना प्रैक्टिस किए तो होगा नहीं। आप जो जब आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें वहां पे भी आप उस चीज को ध्यान में रख करके नोट्स बनाइए। बोले यस तो सर। नोट्स में आपका होना चाहिए, जो एग्जाम में आप जो चीज लिखिएगा आपका नोट्स में होना चाहिए, सिनॉप्सिस में होना चाहिए। वैसे अचानक से कुछ नहीं होता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाके कुछ चमत्कार नहीं कर दीजिएगा, उसका प्रैक्टिस पहले करना पड़ेगा। यस सर। और जो सर तो तीन इसके चार लिए टाइप का डायग्राम जो है, रे डायग्राम, व्हील डायग्राम, वो बना के रखिए कि ये यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा चेंज कर करके यूज करना है, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह का डायग्राम यूज करना है आपको। एक ही तरीका करिएगा तो एक क्या बोलते हैं मोनोटनस हो जाएगा, तो देख के लगा रहे तो खुद ही कर रहे हैं, व्हील डायग्राम यूज कर रहा है हर में। रे डायग्राम को यूज कर सकते हैं, चार्ट का यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन दिखाना हो तो बार ग्राफ का यूज कर सकते हैं, यस सर। ट्रेंड दिखाना है तो बार ग्राफ के साथ साथ वो रे डायग्राम का यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ है। तो आप यस ये चीजें जो है ना प्रेजेंटेशन में थोड़ा सुधारिएगा तो
तो मार्क्स सर और मिलेगा ही। ग्रामेटिकल एरर्स को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो नहीं शुरुआत का नहीं आंसर नहीं होता है उसको तो बहुत अच्छे से लिखते हैं, लेकिन जैसे ही लगता है कि टाइम का प्रेशर पड़ रहा है तो बहुत खराब लिखाता है। मतलब नहीं ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल एरर को कंसिडर नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जीएस में तो मेनली नहीं किया जाता है, जीएस में बिल्कुल नहीं किया जाता है। आपका लिटरेचर का पोर्शन है, जैसे पेपर 2 जो है वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर का वहाँ पे कुछ होता है। वो इंग्लिश लिटरेचर है तो बाद में कि नागपुरी, पंचपरगनिया या खोरठा है, इसमें तो कुछ तो मैटर ही नहीं करता ग्रामेटिकल एरर का। खोरठा में तो स्पेशली करता ही नहीं है, क्योंकि खोरठा का तो मानकीकरण हो ही नहीं पाया है सही से। यस सर। हम्म। हेलो सर और सर। जैसे कि सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, पॉलिटी में जैसे कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स या कुछ भी, उसमें जो इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट्स होगा जो बुक्स में नहीं अवेलेबल है, वो तो हम लोग को खुद से ही सर्च करके उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहिए हाँ वहाँ पे, करना या चाहिए, फिर? बिल्कुल करना चाहिए। हर इस टॉपिक पे आपके पास इस सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट या कुछ केस होना चाहिए। मतलब वैल्यू एडिशन का मतलब यही होता है, कुछ नया करना है आपको। यस आप सर, तो वही मार्क्स सिनॉप्सिस सबके में कुछ। क्वेश्चन जिस तरीके का आएगा, जैसा माइंडसेट अगर फ्रेम कर लिए कि ऐसा अगर आएगा तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है। हाँ तो चार पांच जजमेंट को आप लिख के रखिए पहले से, आएगा बस उस एग्जाम में डाल दीजिए। अब बस हर टॉपिक में ये चीज दिमाग में लेके चलिए कि सिनॉप्सिस में आप क्या क्या चीज डाल सकते हैं। यस सर। तो अब बोले ओके, नोट्स थैंक यू सर। उसी वे में बनाना है, नोट्स उसी वे में बनाना है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यस। एग्जाम में किस प्रकार आप आपका स्कोप बढ़ सके, मार्क प्रेजेंटेशन अच्छा हो सके, मार्क्स कहाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा एफर्ट्स है। लीक से हट के काम करना पड़ेगा थोड़ा आप सभी को। सब बच्चे वही रटा रटाया चीज यूज करते हैं जो चले आ रहा है अभी, जो एक दे दिया कोचिंग वाला एक मॉडल आंसर, उसी पे सबको स्टिक कर रहा है। तो थोड़ा अपने एंड से थोड़ा ये सब जो है ना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वही वही करना ही पड़ेगा, तभी मार्क्स 600 प्लस तभी आएंगे जीएस में। और 600 के नीचे तो से आएगा तो सिलेक्शन होने से रहा। यस ठीक। थैंक यू सर। सर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर, जैसे आज आप पेपर 3 का बताएं वैसे सारे सब्जेक्ट में ही ऐसे ही सर गाइड हाँ कर देता बताएंगे, तो हम तो बहुत बोले ही हैं, हम तो बोले ही हैं कि अब डेली मेरा यही काम रहेगा कि इस वीक में आप सारा जो पेपर है सबका इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी को बतला दें हम। हाँ सर। हम्म। सर आप देवघर से हैं क्या? जी देवघर से हूँ मैं। क्योंकि आपके सर वो टेस्ट सीरीज के कुछ पेपर मेंस का वो हाँ देवघर पीडीएफ देख लिखा रहे थे होगा, तो उसमें देवघर हाँ लिखा देवघर होगा। लिखा हुआ था सर। देवघर लिखा होगा। तो क्योंकि सर एक सर थे मेरे मेंटोर थे, उनको हम भेजते थे तो उनको याद दिलाने के लिए कि हम देवघर से हैं तो करते थे हम। देवघर से है, गिरिडीह में पोस्टिंग। जी देवघर से हैं, गिरिडीह में पोस्ट, अभी ट्रेनिंग चल रही है हमारी। सर तो आप लोगों को अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जो भी बीडीओ सीओ या जो भी? नहीं अभी तो हमारी ट्रेनिंग ही चल रही है, तो वीडियो सीओ या जो भी पोस्ट का एलोकेशन होगा वो तो आफ्टर ट्रेनिंग होगा। अभी ट्रेनिंग हमारी चलेगी, लंबी चलेगी। जिस तरह यूपीएससी का ट्रेनिंग चलता है उसी तरह इस बार जेपीएससी भी करा रहा है। मतलब कार्मिक जो इस बार का है वो करा रहा है पूरा सारा कुछ। तो जनवरी तक सर चलेगा सारा कुछ। ये लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे मिलेगा ये, या फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है? अरे इसका कुछ बेसिस पता नहीं है किसी को, और इस चीज को लेकर हम सोचते भी नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। उसके लिए क्या सोचना है, क्या क्या बेसिस है, झारखंड में कुछ तो ट्रांसपेरेंट है नहीं। झारखंड में आप कुछ ट्रांसपेरेंट तो है नहीं कि किसी क्या बेसिस है, नहीं है। रैंक के बेसिस पे देता तो वो भी कहा जाए, कैटेगरी के बेसिस पे दे तो पता नहीं क्या सिस्टम है, अभी तो हमको भी नहीं पता कुछ, तो हम भी सिस्टम में नए ही हैं तो सीख रहे धीरे 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 चीजों को। इसके अलावा पूछिए, पर्सनल सवाल से हट करके कुछ पूछना है तो। ठीक है, सभी का डाउट लगभग हो चुका है समाप्त। तो हम लोग फिर कल परसों जुड़ते हैं, पेपर 4 को लेकर के डिस्कस करते हैं पूरा, परसों जुड़ते हैं। तब तक आप लोग जो आज बताया मैंने तो उसको कवर करिए सही से, इम्पोर्टेंट टॉपिक को सारा कुछ अपने एंड से। और आंसर हो सके तो लिख लिख के भेजा करिए हमको, समय मिलेगा तो हम कुछ जरूर आप लोगों को बतलाएंगे। और जहाँ तक मेरी कोशिश है कि आप सबों का जितना हेल्प हो सके मैं करूँगा। चलिए ठीक है।
आज का पूरा जो डिस्कशन है यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। सभी को गुड नाइट। थैंक यू सर।